वैसे तो ये सीबीएसई में नहीं है, ठीक है ना, एंड दैट इज ट्रांजिस्टर। सीबीएसई में तो नहीं है, लेकिन क्या है कि मेंस में आते रहते हैं, एडवांस में भी नहीं है, बट क्योंकि मेंस में है तो इसलिए ये टॉपिक कर लेते हैं, है ना। एंड द टॉपिक इज ट्रांजिस्टर्स, ठीक है। एक सेकंड रुक जाओ, मुझे लगता है कैमरा थोड़ा सेट कर दूं अच्छे से। तो डिस्कस करेंगे ट्राई जंक्शन डिवाइस। अब ट्राई जंक्शन में ऐसे क्या है ना। तो देखो बाई जंक्शन डिवाइसेस हम लोगों ने पढ़ा, वी टॉक्ड अबाउट एलईडी, वी टॉक्ड अबाउट डायोड, फोटो डायोड, वी टॉक्ड अबाउट वी टॉक्ड अबाउट रेक्टिफायर, है ना, जेनर डायोड वगैरह वगैरह, सोलर सेल। तो कई सारे ऑपरेटर्स या कई सारे डिवाइसेस हमने पढ़ा जो कि बाई जंक्शन यानी पीएन जंक्शन पे बेस्ड। आज हम लोग करने वाले हैं ट्राई जंक्शन। अब ट्राई जंक्शन में क्या होता है ना, तीन चीजें होंगे। अब तीन चीजें होंगे तो क्या होगा ना, या तो एनपीएन होगा, है ना, या तो पीएनपी होगा, यही दो अरेंजमेंट हो सकता है। और कोई पीपीएन या एनपीपी इस तरीके का नहीं होता, ठीक है ना, एनपीएन या तो पीएनपी, ठीक है। तो देयरफॉर वी हैव आइदर एनपीएन और यू कैन से पीएनपी, ठीक है, एनपीएन, एनपीएन और पीएनपी, ठीक है। तो ये हो गया ट्राई जंक्शन डिवाइस। अब इसमें भी क्या हुआ कि बहुत एक्सपेरिमेंट्स हुए। देखो यहां से ऑनवर्ड्स ना साइंस के कोलैबोरेटिव रिसर्च बहुत हुआ है। कोलैबोरेटिव रिसर्च का मतलब है कि कोई एक मुद्दा पकड़ लिया कि भाई चलो इसको रिसर्च किया जाए, तो इसको वर्ल्ड ओवर जो है रिसर्च किया गया है। जैसे आजकल वो सब एक्सपेरिमेंट चल रहा है ना, मॉडर्न जितने भी एक्सपेरिमेंट चल रहे हैं उसमें काफी कोलैबोरेटिव रिसर्च चल रहा है। उसके पीछे रीजन इज दैट, जैसे मान लो LHC वाला ले लो, लार्ज हैड्रन कोलाइडर जो एक्सपेरिमेंट है, उस एक्सपेरिमेंट के बाद इतना डेटा आया, इतना डेटा कि किसी सिस्टम को या किसी इंडिविजुअल को तो वो एनालिसिस करने में सेंचुरीज लग जाए। तो इसलिए क्या किया गया, कोलैबोरेटिव रिसर्च, मतलब एक सर्टेन अमाउंट ऑफ डेटा इंडिया भेज दिया, कुछ डीयू को भेज दिया, कुछ IIT दिल्ली को भेज दिया, कुछ IIS बैंगलोर को भेज दिया कि भाई देखो जरा इसमें क्या निकल रहा है। ऐसे हजारों डेटा है, तो किसी जापानीज यूनिवर्सिटी को भेज दिया, कोई चाइनीज को, तो कोई जर्मन को, तो सबका ड्यूटी क्या है ना, उस डेटा को एनालाइज करो और उस डेटा के बेसिस पे अगर कुछ कंक्लूजन कर सकते हो तो वो करो। एंड दैट इटसेल्फ इज अ ह्यूमंगाइज टास्क। मतलब अगर मान लो उस पूरे डेटा को हजारों पार्ट्स में डिवाइड करके एक एक पार्ट को एक एक यूनिवर्सिटी को दे रहे हैं, दैट आल्सो नीड्स अ लॉट ऑफ एनालिसिस, लाइक देयर विल बी अ टीम ऑफ पीपल हु विल बी डूइंग इट एंड सो ऑन। ये जो आज के दिन का जो रिसर्च का मेथोडोलॉजी है, टेक्निक है, ये आज का दिन का नहीं है, ये लगभग समझ लो इलेक्ट्रॉनिक्स से ही स्टार्ट हुआ। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स में जो फेनोमेना है ना, वो उतना अच्छे से लॉ ड्रिवन नहीं है, इट्स मोर ऑफ अ एम्पिरिकल काइंड ऑफ अ फेनोमेना, एम्पिरिकल फेनोमेना। तो देयरफॉर उसमें एग्जैक्टली जैसे मान लो ओम्स लॉ, अब अगर मान लो वोल्टेज डबल करोगे तो ओम्स लॉ के हिसाब से क्या होना चाहिए, अगर वही सर्किट होगा तो करंट डबल होना चाहिए, पर यहाँ पे डबल नहीं होता। इवन पीएन जंक्शन में भी देखा होगा कि वोल्टेज डबल करने से करंट डबल नहीं होता। इवन एक स्टेज के बाद तो करंट बढ़ता ही नहीं है, वोल्टेज कितना ही बढ़ा दो। ये सब तमाम एक्सपीरियंसेस हमने देखा है या नहीं। तो देयरफॉर व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट टुडे इज अ नॉन लीनियर डिवाइस, जो कि उतना अच्छे से रूल वगैरह फॉलो नहीं करता। उसी के अंदर क्या है ना, एनपीएन और पीएनपी। इसको इसको बनाने का भी एक मेथोडोलॉजी है। नाउ आई एम गोइंग टू कैटेगराइज देम अंडर 3 नेम्स एंड देन आई विल एक्सप्लेन कि इस नाम का क्या रैशनल है, दैट विल सी। इनमें से एक को बोलेंगे एज एमिटर। नाउ एमिटर जो एनपीएन है, इनमें से जो साइज में हाई या लार्ज और डोपिंग में मैक्सिमम वेरी लार्ज, तो दैट्स ऑल, यानी लार्ज साइज एंड ह्यूज डोपिंग। तो ये जो 3 ब्लॉक्स है, एनपीएन या तो पीएनपी, इनमें से कोई ना कोई थोड़ा साइज में बड़ा होगा और ह्यूज डोपिंग होगा, सबसे ज्यादा डोपिंग होगा, मैसिव डोपिंग होगा, डोपिंग लेवल वेरी वेरी हाई होगा, तो उसका नाम दे देंगे आप लोग एज एमिटर। अब आ जाओ बेस। बेस में क्या है ना, वेरी स्मॉल साइज एंड very less doping. Very small size,
साइज में छोटा, डोपिंग लेवल बहुत कम। और एक है कलेक्टर। कलेक्टर हैज द लार्जेस्ट साइज, and high doping but not as high as the emitter, यानी हाई डोपिंग। ठीक है, तो एमिटर बेस कलेक्टर, तो ये तीन चीजें हो गई, एमिटर बेस कलेक्टर। नाउ यू माइट से इसका मतलब क्या है कि अगर क्यों ऐसे नहीं कर सकते कि बेस मान लो वेरी स्मॉल साइज लेकिन बहुत हाई डोपिंग, ये भी तो कर सकते हैं। बिल्कुल बात सही है। ऐसे हर टाइप के कॉम्बिनेशंस, ऐसे हर टाइप के कॉम्बिनेशंस साइंटिस्टों ने ट्राई किए। वेरी लार्ज साइज, स्मॉल डोपिंग, स्मॉल साइज, लार्ज डोपिंग, है ना, मॉडरेट साइज, मॉडरेट डोपिंग, मॉडरेट साइज, लार्ज डोपिंग, मॉडरेट साइज, स्मॉल डोपिंग, वेरी वेरी स्मॉल डोपिंग, सब कुछ ट्राई किया साइंटिस्टों। फाइनली उसके ऊपर रिसर्च किया गया कि अच्छा चलो ठीक है, इस तरह से करके देखते हैं इसका क्या आउटपुट आता है। तो देखो, याद करना, देखो मैंने बार बार एम्फसाइज किया इस दैट कि अगर मान लो तुमको करंट चाहिए सर्किट में, तो इन दैट केस बेटर यूज अ कंडक्टर, नॉट अ सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर का एक ही फायदा है कि उसके जो जंक्शन वाले डिवाइसेस है उसमें कुछ इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टीज मिलता है। नाउ द सेम एग्जैक्टली विल हैपन हियर आल्सो। इसमें भी कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी मिल रहा है तभी हम लोग यूज करते हैं, अदरवाइज इसको यूज नहीं करते। Are you getting it? We are getting interesting properties. अब क्या प्रॉपर्टी है वो हम लोग देखेंगे धीरे धीरे। जैसे हम लोगों ने बाई जंक्शन डिवाइस में देखा था, पीएन जंक्शन में, कि सोलर सेल की तरह काम कर रहा है, डायोड की तरह काम कर रहा है, रेक्टिफायर की तरह काम कर रहा है, एलईडी की तरह काम कर रहा है, वगैरह वगैरह। तो यहाँ पे भी कुछ इंटरेस्टिंग इसके रोल है, यूजेस है, तो ही यूज किया जा रहा है। तो देखो ऐसे मत सोचो कि ये इसके अलावा सर्किट नहीं बन सकता, तुम सर्किट जैसे मर्जी बना सकते हो, किसी का भी साइज वेरी लार्ज, लार्ज, मॉडरेट, वेरी स्मॉल एंड स्मॉल कर सकते हो। डोपिंग भी वेरी लार्ज, लार्ज, मॉडरेट, स्मॉल, वेरी स्मॉल, कुछ भी कर सकते हो डोपिंग। और ऐसे तीन है, तो अगर सारे कॉम्बिनेशन करोगे ना तो देखना बड़े सारे निकल आएंगे। लेकिन वही बात है ना कि जो यूजफुल वाले हैं उनमें से बड़े कम वो है जो कि फाइनली यूजफुल निकले। और उसमें से एक ये है जो हम लोग पढ़ने वाले हैं आज, जिसका नाम हमने दिया है ट्रांजिस्टर। ठीक है, अच्छा ये तो हो गया ट्रांजिस्टर को बनाना। ट्रांजिस्टर को बनाना, कभी भी अगर ट्रांजिस्टर खरीदते हो तो देखना उसके अंदर 3 पिन रहता है, और वो 3 पिन इन्हीं के नाम से है। So the 3 pins will be emitter pin, base pin and collector pin. So therefore they will have 1 pin each. मतलब कुछ ऐसा ऐसा इस तरीके का देखना डिवाइस होगा। तो इसमें से कोई एक एमिटर होगा, कोई एक बेस होगा, कोई एक कलेक्टर होगा। राइट, बट से ये कॉन्सेप्ट कैसे पता चलेगा भाई, एमिटर बेस कलेक्टर कौन से पता कैसे चलेगा कि कॉन्सेप्ट क्या है ना? उसके लिए सिंबल है, मैं बाद में बताता हूँ। उस सिंबल को देख के हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सा बेस पिन है, कौन सा एमिटर पिन है और कौन सा कलेक्टर पिन है। अभी बताता हूँ। अच्छा, इसके पहले हम आगे बढ़े, देयर इज वन मोर थिंग एंड दैट इज अबाउट बायसिंग। दैट इज अबाउट बायसिंग। तो बेस्ड ऑन बायसिंग कुछ सर्किट्स बनाया जाता है। कैसे बताता हूं, जैसे मान लो ये बेस है, ये कलेक्टर, ये एमिटर, सपोज तो ये कलेक्टर हो गया लार्जेस्ट साइज। तो इसका पता डायग्राम कैसे होगा, कलेक्टर है, ये बेस है, एमिटर है, इसका डायग्राम पता कैसे होगा? डायग्राम ऐसे होगा, ये हो गया कलेक्टर along with the doping। मैंने डॉट डॉट से बनाया, बट इट्स डिफिकल्ट टास्क है। सोम हैज आस्क्ड ये लार्ज और स्मॉल कैसे डिफाइंड है? ऑब्वियसली इट्स रिलेटिव थिंग। अगर मैं तीनों का साइज कंपेयर करता हूं तो सबसे ज्यादा बड़ा जो होगा वो एमिटर, वो कलेक्टर का होगा। सबसे छोटा जो होगा दैट विल बी बेस, और इन बिटवीन होगा एमिटर। अब डोपिंग देखो, बेस का देख लो डोपिंग कम है, कलेक्टर का थोड़ा ज्यादा है, और जो एमिटर होगा उसका डोपिंग वेरी लार्ज।
अब मैं पूरा टाइम ड्रॉ करके निकालूंगा नहीं, बट यू कैन इजीली अंडरस्टैंड एंड सी व्हाट इज द लेवल ऑफ डोपिंग एंड हाउ इज इट। ये सारा डोपिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है एंड सो अब समझ आ गया। तो एमिटर वेरी लार्ज डोपिंग, कलेक्टर लार्ज डोपिंग एंड बेस वेरी स्मॉल डोपिंग। चलो एक ही ना, वेरी स्मॉल डोपिंग। एंड यू नो व्हाट, दिस इज डन डेलिबरेटली। ये ऐसे नहीं कि कुछ भी तरीके से बनाएगा, दिस इज डन वेरी वेरी डेलिबरेटली। कैसे ना, आप पता क्या किया जाएगा, जैसे यहां से एक पिन निकलेगा, यहां से एक पिन निकलेगा और यहां से एक पिन निकलेगा। तो ये हो गया बेस पिन, ये एमिटर पिन और ये कलेक्टर पिन। ठीक है, बेस पिन, एमिटर पिन, कलेक्टर पिन। हम एक काम करते हैं, इनको ज्वाइन कर देते हैं। ठीक है, इनको ज्वाइन कर देते हैं। तो अब इसका जो है ना एक सिंबल है। सिंबल क्या है ना, आप देखो ये डिपेंड करता है कि एनपीएन है या पीएनपी है, डिपेंडिंग ऑन दैट सिंबल थोड़ा सा अलग है, बाकी सब सेम है। लेट मी ड्रॉ नाउ एनपीएन। एनपीएन में क्या होता है, ये सिंबल ये कलेक्टर, एमिटर, ये बेस, ये सिंबल है। नाउ यू माइट सी एनपीएन कैसे पता चल रहा है ना, एरो अगर बाहर की तरफ है, ये एरो, ये देखो ये लाइन तो हो गया बेस और इधर का हो गया कलेक्टर सिंपल वाला, और जो एरो वाला है वो है एमिटर, एरो वाला एमिटर। और अगर एरो बाहर की तरफ है तो हो गया एनपीएन। ठीक है, तो एनपीएन यानी पीएनपी क्या होगा फिर ना, जिसमें दो पी है और एक एन है, इसमें जैसे दो एन है और एक पी है। ठीक है, और पीएनपी में क्या होगा, पीएनपी में होगा सब कुछ सेम, ठीक है, देख लो अच्छे से। तो ये हो गया पीएनपी, यानी ये हो गया पी टाइप, ये कलेक्टर, एमिटर, ये बेस। तो इससे ये पता चल रहा है कि कलेक्टर हो गया पी, ये एन और ये हो गया पी। और इसमें क्या होगा, कलेक्टर एन टाइप है, एमिटर भी एन टाइप है, और बीच में जो बेस है वो पी टाइप है। तो दैट्स हाउ द कैटेगराइजेशन इज डन। तो ये हो गया एमपीएन और ये हो गया पीएनपी। देखिए नाउ यू माइट सी एरो उल्टा का क्या सिग्निफिकेंस है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस एरो बीइंग रिवर्स्ड, है ना। तो एरो बीइंग रिवर्स का एक सिग्निफिकेंस है, मैं बता देता हूं। सिग्निफिकेंस ये है कि जब हम बायसिंग करते हैं तो हम तीन अलग अलग तरीके से बायसिंग कर सकते हैं। उसका नाम हो जाता है कॉमन एमिटर, कॉमन बेस और कॉमन कलेक्टर। ठीक है, तो जैसे एनपीएन, अब मैं इसको मिटा देता हूं, इसका जगह नहीं है। जैसे एनपीएन तो एक रूल है, क्या है ना, एमिटर विल बी फॉरवर्ड बायस, एमिटर बेस, और कलेक्टर विल बी रिवर्स बायस। तो एमिटर will be forward bias and collector will be reverse bias. ठीक है, now you might say कि ये what do you mean by common, अभी बता रहा था मैं कि तीन टाइप का होता है, कॉमन एमिटर, कॉमन बेस और कॉमन कलेक्टर। now you might see इसका नाम, ये नाम किस बेस पे दिया जाता है, तो ध्यान से देखो, जिस पिन पे डायरेक्ट पावर सप्लाई नहीं है, जिस पिन पे डायरेक्ट पावर सप्लाई नहीं है उसको हम लोग बोलते हैं कॉमन पिन। तो देयरफॉर कॉमन एमिटर, अब कॉमन एमिटर में क्या होगा, ये होगा यहां पे एक सप्लाई दे रहा हूं। अच्छा, क्योंकि कलेक्टर और एमिटर और बेस फॉरवर्ड बायस होता है, कलेक्टर रिवर्स बायस, तो बेस को फॉरवर्ड बायस करना है, ये देखो क्यों, ये पी टाइप है, ये पी टाइप है, इसलिए बेस को फॉरवर्ड बायस करना है, और इसको हम लोग बोलेंगे कॉमन एमिटर। ये हो गया कॉमन एमिटर। ठीक है, कॉमन एमिटर और कलेक्टर रिवर्स बायस, कलेक्टर रिवर्स बायस यानी ये एन टाइप है, नाउ से इसका नाम कॉमन एमिटर क्यों हुआ, क्योंकि
बेस में अलग से पावर सप्लाई है, इसको हम लोग बोलते हैं VDD, और कलेक्टर में अलग से पावर सप्लाई है, जिसको हम लोग बोलते हैं VCC। लेकिन जरा ध्यान से देखो, एमीटर पिन के साथ कोई डायरेक्ट पावर सप्लाई नहीं है, तो इसलिए उसको बोल देते हैं कॉमन। यानी समझ लो कि कॉमन इन द सेंस कि वो इधर उधर से पावर आ रहा है, कॉमन सोर्स। तो देयरफॉर दिस विल बी, यानी एमीटर पिन has no direct power source। ये होगा कॉमन एमिटर, और हम लोगों के सिलेबस में एक ही ट्रांजिस्टर्स का स्टडी है, एंड दैट इज कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन, व्हिच इज दिस। अच्छा, ये तो हो गया एनपीएन। अगर पीएनपी में कॉमन एमिटर करोगे तो क्या होगा? तो देखो, कॉमन एमिटर फिर से, यानी इसमें तो कुछ नहीं होगा, इस पे क्या होगा? तो कलेक्टर रिवर्स बायस। तो कलेक्टर रिवर्स बायस में क्या होता है? ये पी टाइप है, रिवर्स बायस में क्या होगा? ऐसे। और बेस हो गया फॉरवर्ड बायस, तो फॉरवर्ड बायस एन टाइप। यानी अगर तुम ओवरऑल करंट का डायरेक्शन देखोगे ना सर्किट में, ओवरऑल करंट का डायरेक्शन, तो क्या होगा? ये देखो, यहां से यहां जाएंगे, यहां से यहां जाएंगे, यहां से यहां जाएंगे। और अगर देखा जाए तो इसको एक जंक्शन अगर मानते हो, अगर इसको एक जंक्शन मानते हो तो क्या होगा? ये करंट इधर से आ रहा है, ये क्या बेस करंट, इसको हम लोग बोलते हैं आईपी, और यहाँ पे जो आता है वो है आईसी, और यहाँ से जो निकलता है वो है आईई। तो therefore the first thing that I can write because of junction law क्या होगा ना? I emitter plus I base is equal to I collector। ठीक है, I emitter plus I base is equal to I collector। ठीक है, इधर देखो, कलेक्टर करंट, बेस करंट दोनों मिलके फिर यहां से एमिटर करंट होके बन के निकल के आ रहा है। सो देयरफॉर कलेक्टर करंट प्लस बेस करंट इज इक्वल टू एमिटर करंट। और वो यहां पे भी होगा, यहां पे बस डायरेक्शन उल्टा होगा। ये देखो, यहां से ये करंट आ गया, ये इधर करंट आ गया, ये आईसी हो गया, ये आईपी हो गया, यहां से आया, यहां से आया, और ऐसे। तो देखो जंक्शन वहीं पे लग जाएगा, तो कलेक्टर करंट आया, बेस करंट आया, और मिलके दोनों मिलके जो है एमिटर पे करंट जा रहा है। अब वो जो थोड़ी देर पहले एक सवाल आया था दिमाग में, या आया होगा शायद दिमाग में, इज दैट कि ये करंट का आपने एरो कैसे किस बेस पे लगा? तो एरो का बेसिस यही है, ये यानी कॉमन एमिटर सर्किट इन एनपीएन एंड पीएनपी विल बी कैरिंग करंट एज पर द एरो। सुनो ना, तो ये जो एरो है ये करंट का डायरेक्शन दिखाता है, इसलिए ये अब दोनों को यूनिक कर देता है। तो एरो अगर बाहर की तरफ हो रहा है तो दैट मींस इट्स अ एनपीएन कॉन्फ़िगरेशन, और अगर एरो अंदर की तरफ है तो इट्स अ पीएनपी कॉन्फ़िगरेशन। ये एरो इनसाइड, बाकी सब सेम है। ठीक है, सो आई और इसमें क्या हो रहा है? IE comes out of the transistor, emitter current, IE comes out of the ठीक है। तो दैट इज हाउ द करंट इज ऑलवेज अरेंज्ड। नाउ यू माइट से कि ट्रांजिस्टर का यूज क्या है ना? ना इसके अलावा और भी कॉन्फ़िगरेशन हो सकता है, जैसे सपोज मैं कहता हूं कॉमन बेस सर्किट, ठीक है ना? कॉमन बेस सर्किट, तो क्या होगा? तो कॉमन बेस सर्किट में क्या होगा? तो नाउ आई एम ड्राइंग कॉमन बेस, सो दिस कॉमन बेस। नाउ कॉमन बेस में क्या होगा ना? अब बेस में कोई डायरेक्ट पावर सप्लाई नहीं होगा, अब कलेक्टर में होगा और एमिटर में होगा। ठीक है, कैसे होगा?
पीएनपी देखो बायसिंग कैसे होगा, यानी आप देखो कॉमन बेस हो गया, कॉमन बेस हो गया कि बेस पिन में अब कोई पावर सप्लाई नहीं, अब एमिटर और कलेक्टर पिन में कैसे होगा वो देखो, ठीक है ना। अब एक काम करो, ऐसे ही अब इसका बनाओ जरा, मैंने पीएनपी का बना दिया, पीएनपी का बना दिया, अब एनपीएन का बनाओ डायग्राम। आई एम जस्ट गिविंग अ फ्यू सेकंड्स, फिर मैं इंटरवीन करता हूं, फिर मैं ड्रॉ करता हूं, जल्दी ड्रॉ करो इसको जरा। आस्किंग यू टू ऑल कॉमन बेस है ना, तो कॉमन बेस में बैटरी हट जाएगा और एरो को इधर रखना है, तो यानी ये गया एम्पियर, ये कॉमन बेस। अब आ जाओ कॉमन कलेक्टर, है ना। अच्छा, कॉमन बेस में था कि बेस पिन, ठीक है, ये देखो ये कॉमन बेस का था। अब क्या होगा, कॉमन कलेक्टर कर रहा हूं, क्या हो गया कलेक्टर पिन। कलेक्टर पिन हैज नो डायरेक्ट पावर सोर्स, है ना, तो कलेक्टर पिन का कोई पावर सोर्स नहीं होगा, ठीक है, और बेस फॉरवर्ड बायस होगा, यानी और इसमें भी ऐसे ही होगा, ये हो गया कॉमन कलेक्टर, ठीक है। कॉमन कलेक्टर में क्या होगा ना, कलेक्टर पिन में कोई वो नहीं है, करंट सोर्स नहीं है, ये हो। चलो ठीक है, एक्चुअली पता क्या होता है, हम लोग का तो खैर सिलेबस में एक ही है, एंड दैट इज एनपीएन, कॉमन एनपीएन एंड पीएनपी बोथ कॉमन एमिटर ट्रांजिस्टर। तो लेट्स ड्रॉ आवर ओरिजिनल जो हमें बनाना था वो फिर से बना लेते हैं, उसी को हम लोग को स्टडी करना। तो कॉमन एमिटर, तो कॉमन एमिटर नहीं हट गया और ये ऐसे आ गया कलेक्टर वाला, और इसमें भी हट गया और ये चल। So that was the common emitter configuration we had discussed earlier. We had drawn earlier, तो फिर से मैंने वही ड्रॉ कर लिया। अब इसका यूटिलिटी थोड़ा समझा जाए। You know, अभी अगर देखोगे तो I plus IB is equal to IC. Now you know what? Due to doping, now देखो ये ट्रांजिस्टर का एक्शन कैसे होता है थोड़ा समझो। Due to doping, तुम चाहे कुछ भी कर लो, due to the difference of doping क्या होगा? IB will be always very small. यानी IB will be very small compared to IC. This will always hold true. Now you might say करंट आपने पहले कैसे डिक्लेयर कर दिया? अभी तो आपने बताया भी नहीं कि कौन सा बैटरी हो सकता है 10 वोल्ट और यहाँ पे 1 वोल्ट है, या हो सकता है यहाँ पे 10 वोल्ट वहां पे 1 वोल्ट है, तो क्या करोगे, है ना। तो देखो पॉइंट इज दैट कुछ भी कर लो, याद करके देखो इवन ट्रांजिस्टर जो बाई जंक्शन था उसमें भी तो ऐसे ही होता था ना, हम बैटरी बढ़ाते रहते थे। क्या बैटरी बढ़ाने से करंट इंडेफिनिटली बढ़ता? नहीं बढ़ता, देयर इज अ सैचुरेशन। यानी सेमीकंडक्टर्स का बिहेवियर ओम्स लॉ से मत रिलेट करो कि अगर वोल्टेज डबल कर दोगे तो करंट एकदम से डबल हो जाएगा, वो सब चीजें सेमीकंडक्टर में नहीं चलता। सेमीकंडक्टर अपने तरीके से चलता है, उसके अपने कॉन्फ़िगरेशंस होता है, कैरेक्टरिस्टिक ग्राफ्स होता है, और वो कैसे होता है प्रैक्टिकली निकाल के देखना पड़ता है, और उस प्रैक्टिकल के बेसिस पे ये सारे डिवाइसेस बने। क्या चलो इससे तो कोई फायदा नहीं हो, चलो छोड़ो कुछ और करते हैं, कुछ ऐसे डोपिंग कुछ चेंज किया, फिर से कुछ स्टडी किया, अरे हाँ ये तो बढ़िया सर्किट है, क्यों? क्योंकि इसमें ये प्रॉपर्टी है जो कि हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, एक अनएक्सपेक्टेड सा प्रॉपर्टी आ गई। तो वो जो प्रॉपर्टी मैंने पहले बोला ना कि सेमीकंडक्टर्स का यूज करंट के वजह से नहीं है, करंट ही अगर चाहिए तो हम कंडक्टर यूज करते हैं। लेकिन इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी इसमें भी हम लोग इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी, तो क्या इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी है इसके अंदर कि तुम जो मर्जी बैटरी लगा दो, यहाँ पे 10 वोल्ट यहाँ पे 1 वोल्ट, या यहाँ पे 10 वोल्ट वहां पे 1 वोल्ट, या कुछ भी रेशियो में 10 टाइम्स 100 टाइम्स वोल्टेज रख दो,
और इंटरचेंज कर दो, करंट लगभग वही फॉलो करेगा। क्या ना, IB विल बी वेरी वेरी स्मॉल कंपेयर टू IC, एंड इन टर्न IC विल बी स्मॉलर देन IE। ये हमेशा ही रहेगा। इनफैक्ट अब साइंटिस्टों ने दो रेशियोज डिफाइन किए, ठीक है ना, दो रेशियोज डिफाइन किए। क्या ना, साइंटिस्टों ने डिफाइन किया अल्फा DC और बीटा DC। नाउ व्हाट इज अल्फा DC? तो अल्फा DC है IC बाय IE, और बीटा DC क्या है? IC बाय IB। अब देखो, क्योंकि IB इज वेरी वेरी स्मॉल, तो देयरफॉर IE और IC लगभग सिमिलर होता है, लेकिन IC का वैल्यू IE से थोड़ा सा कम होता है। आई विल रिपीट, IC का वैल्यू IE से थोड़ा सा कम होता है, और IB तो बहुत ही कम होता है। देयरफॉर ये जो मैंने लिखा है ना IC बाय IB, दैट इज वेरी लार्ज। IC बाय IB जो होगा दैट इज वेरी लार्ज। नाउ हाउ लार्ज? जनरली 20 से लेके 500-600 तक जाता है। तो दिस इज क्वाइट लार्ज, ranging from 20 to 20 से लेके 500 तक जा सकता है, ठीक है ना। क्या ना, कलेक्टर करंट अपॉन बेस करंट, क्योंकि बेस करंट बहुत कम होता है, और उसके पीछे रीजन क्या है? उसके डोपिंग लेवल, और ऊपर से साइज भी छोटा है, यानी हर चीज उसके लिए अनफेवरेबल हो जाता है, तो देयरफॉर उसके करंट हमेशा कम हो जाता है। अब IC का जो वैल्यू होगा, सॉरी ये मैंने गलत लिखा, IC प्लस IB इज इक्वल टू I, ये ना थोड़ा गलत लिखा था, है ना। IB प्लस IC इज I, और मैंने गलती से IE प्लस IB इज IC लिखा था, एक बार प्लीज चेक कर लो, ठीक है, इसको ठीक कर लो। तो अल्फा DC होगा IC बाय IE। अब IC IE से थोड़ा सा कम होता है, तो ऐसे नहीं कि IC कोई वो है, IC यानी कलेक्टर करंट इज स्लाइटली लेस देन एमिटर करंट, ठीक है। तो देयरफॉर अल्फा DC is approximately 0.99 or higher, but it will be always less than 1, ठीक है, but अल्फा DC will be always less than 1। क्यों? क्योंकि कुछ ना कुछ करंट तो, क्योंकि देखो इसी IE में से थोड़ा सा करंट निकल जाता बेस का, और बाकी जो बचता वो कलेक्टर है, तो कलेक्टर करंट इज ऑलवेज लेस देन एमिटर करंट। तो ध्यान रखना, IC is always, तो अगर मान लो IC लेस देन IE होता है, तो नेचुरली जो फ्रैक्शन आएगा वो क्या होगा? लेस देन 1 होगा। दैट्स व्हाई यू गेट व्हाट ना, लेस देन 1। ठीक है, ये हो गया अप्रॉक्सीमेट हिसाब। बट देन यू माइट से, इससे ट्रांजिस्टर का यूज क्या होता है ना। नाउ लेट्स कम टू दैट। ट्रांजिस्टर का यूज पता कैसे होता है ना, ये जो ऑपरेशन है इसको हम लोग कहते हैं डीसी ऑपरेशन। जैसे मान लो एक टीवी को ऑन किया, अभी मान लो केबल तुमने लगाया नहीं है, या डिश एंटीना से जो वायर होता है वो लगाया नहीं है, तो देखना टीवी के ऊपर कुछ एक स्क्रीन में आता है। पहले जमाने में हमारे टाइम तो स्क्रीन में हेजी सा कुछ दिखता था, वो तो एक अलग हो गया। आजकल देखना वो एक बाय डिफॉल्ट स्क्रीन लगा देते हैं, या तो बैंड लगा देते हैं, कुछ ग्रीन येलो रेड ब्लू करके बैंड लगा देते हैं। डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ टीवी एंड आल्सो ब्रांड एंड एटसेट्रा। कई बार उस टीवी की कंपनी का एक एडवर्टाइजमेंट चला देते हैं, तो वो बाय डिफॉल्ट वीडियो स्टोर्ड है। मैं आजकल टीवी की बात कर रहा हूं, लेकिन टीवी तो उसके लिए नहीं बना ना, टीवी तो अलग अलग चैनल्स चलाने के लिए बना। सो देयरफॉर द टीवी नीड्स अ सिग्नल, है ना, टीवी नीड्स अ सिग्नल। नॉट ओनली दैट, अब मान लो मैंने अपना साउंड सिस्टम ऑन कर लिया, और उसके साथ जो होता है ना, प्लेयर होता है, मतलब जैसे कोई व्हाटएवर प्लेयर, वो मैंने अभी लगाया नहीं है। अब म्यूजिक सिस्टम ऑन है, कई बार देखना उसमें हल्का सा आवाज भी आता है, करके आवाज भी आता है, लेकिन अभी उस पर कोई सिग्नल नहीं गया। तो
जब सिग्नल नहीं है, सिर्फ ऑन रखा है मैंने, उस समय का जो ऑपरेशन होता है, ऑब्वियसली यूजलेस ऑपरेशन, विल नॉट नीड दैट, उसको हम लोग बोलते हैं डीसी ऑपरेशन, यानी डीसी ऑपरेशन। तो ये हो गया डीसी ऑपरेशन। डीसी ऑपरेशन क्या हो गया? व्हेन no signal is present। ठीक है, तो अगर मैं इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करूंगा तो पता है कैसे आएगा? जगह बिल्कुल नहीं है तो इसलिए एक को हटा दूंगा, क्योंकि दोनों में सेम सेम चीज होता है, कोई अलग कुछ नहीं होता। और ग्राफिकली अगर देखोगे तो डीसी ऑपरेशन में क्या होगा, समय के साथ साथ ये हो गया आईबी, ये हो गया आईसी। एंड यू नो व्हाट, जो आईबी होगा उससे कई गुना ज्यादा आईसी होगा, 20 टाइम्स, 30 टाइम्स, 50 टाइम्स, इस तरीके से मैंने पहले लिखा। पर फिक्स करंट होगा, क्यों? अभी कोई सिग्नल नहीं आया, नो सिग्नल इज देयर एज ऑफ नाउ। तो ये हो गया डीसी ऑपरेशन। नाउ व्हाट आई डू इज दैट, सपोज सम सिग्नल इज आल्सो पुट इनटू द सर्किट, तो देयरफॉर वो जो सिग्नल है उसको हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। Some fluctuating voltage is suppose put into it, यही होता है सिग्नल। अब जब तुम कोई फ्लक्चुएटिंग वोल्टेज पुट करोगे तो देखो इसमें ऑलरेडी करंट चल रहा था बेस में ऐसा तो नहीं ना कि करंट नहीं चल रहा था, तो सम करंट वाज ऑलरेडी गोइंग ऑन। लेकिन अब हमने एक सिग्नल भी इनपुट कर दिया, लेट्स से ऑसिलेटिंग, कोई साइन फंक्शन, कॉस फंक्शन, कुछ भी ले लो, लेट्स से साइन फंक्शन, तो ये हो गया सिग्नल। ये सिग्नल नहीं है, सिग्नल तो एक्चुअली ऐसे है, तो वोल्टेज वर्सेस टाइम, ये हो गया सिग्नल। लेकिन एक फिक्स्ड करंट चल रहा था, बेस करंट, ऊपर से एक सिग्नल भी आ रहा था, तो सुपर इंपोज करके नेट करंट ये बना। हो गया? अब ध्यान से सुनो, सपोज मैं कहता हूं कि एक एग्जांपल ले रहा हूं, एक एग्जांपल ले लो। एग्जांपल क्या है कि लेटेस्ट से जो बीटा का वैल्यू है वो सपोज है 20, कुछ भी ले लो, लेट्स से 20, यानी IB सपोज इक्वल टू 0 या 1 या 2 मिली एम्पियर, यानी IB कितना है, लेट्स से 2 मिली एम्पियर था पहले। तो अगर बीटा 20 होगा, लेट अस टेक बीटा इज 20, तो अगर बीटा डीसी 20 होगा तो यानी आईसी क्या होगा, 20 टाइम्स, ये देखो आईसी हो जाएगा 20 इंटू आईबी। तो आईबी तो ऑलरेडी दे रखा मैंने 2 मिली एम्पियर, तो ये हो जाएगा 40 मिली एम्पियर। सो देयरफॉर आईसी विल बिकम इक्वल टू 40 मिली एम्पियर। यू माइट से ठीक है, ओके, पॉइंट वो नहीं है, पॉइंट इज दैट सपोज इसके ऊपर एक सिग्नल आ गया, सिग्नल कुछ भी हो सकता है, मैं ऐसे एक जनरल साइन फंक्शन ले रहा हूं, तो सपोज देयर इज अ सिग्नल, this signal is y is equal to 0.5 sin ओमेगा। वैसे सिग्नल तो कुछ भी ले लो, मैंने ऐसे अपने तरफ से ले लिया, y is equal to 0.5 sin ओमेगा। ठीक है, 0.5 sin ओमेगा। अब क्योंकि बेस का करंट से 20 टाइम्स होगा कलेक्टर करंट, तो यानी इसका क्या हो जाएगा फिर ना, यू नो जो फाइनल आउटपुट आएगा वो आएगा 40 प्लस इसका 20 टाइम्स, यानी 10 sin ओमेगा। यानी पता कैसे होगा, ऐसे इस तरीके से।
तो यानी फाइनल आउटपुट कितना आ गया 40 प्लस 10 sin ओमेगा। अभी आ गया फाइनल आउटपुट। अब इसके अंदर देखो एक डीसी पार्ट है, कौन सा 40 वाला डीसी पार्ट है, जो 40 है वो डीसी पार्ट है और जो 10 sin ओमेगा टी है वो एसी पार्ट है। अब ऐसे सिग्नल को अगर हम एक कैपेसिटर सर्किट के थ्रू ले जाएंगे तो क्या होगा, कैपेसिटर सर्किट क्या करता है डीसी को ब्लॉक करता है, यानी वो 40 को खत्म कर देगा, बचेगा क्या ओनली 10 sin ओमेगा टी। यानी ये सिग्नल दिया हमने है ना, लेकिन जो आउटपुट आएगा ये हो गया इनपुट, इनपुट इज 0.5 sin ओमेगा टी, लेकिन बीटा को मैंने 20 लिया। अच्छा बीटा एसी और बीटा डीसी लगभग सिमिलर होता है। अब बीटा एसी क्या होगा ना, सिमिलर टू बीटा डीसी, बस ये छोटा सा चेंज कर दोगे, ये अल्फा डीसी हो गया ना। नॉइमेट से एसी का मतलब क्या हुआ ना, जब सिग्नल ऑन है, सिग्नल चल रहा है, सिग्नल आ रहा है और उससे आउटपुट निकाल रहे हो तुम, जैसे नॉर्मली ऑपरेशन करना होता है जब टीवी ऑन है, तो ऐसे केस में इसको हम लोग बोलते हैं एसी ऑपरेशन। विदाउट सिग्नल इट विल बी कॉल्ड एज डीसी ऑपरेशन, विद द सिग्नल ऑन इट इट विल बी कॉल्ड एज अ एसी ऑपरेशन। ठीक है, तो वही चीज होता है। अब क्या होगा ना, एसी ऑपरेशन हो गया, तो एसी और डीसी में क्या फर्क है ना, अल्फा एसी विल बी इक्वल टू डेल्टा आईसी by delta I, and beta AC will be equal to delta IC by delta I. ठीक है, तो अल्फा एसी और बीटा एसी दोनों के वैल्यूज आ गए। तो यानी कोई ज्यादा फर्क नहीं है। अच्छा ना, यूमेट से क्या इनके वैल्यूज अलग अलग आता है ना, देखो वैल्यूज एग्जैक्टली सेम तो नहीं आता, हाँ थोड़ा सा अलग आता है जरूर है, मतलब अगर एक 20 है तो मे भी एक 19 होगा, एक 18 होगा, एक 23 होगा, इस तरीके से होगा। सो दे आर जनरली एग्जैक्टली नॉट द सेम। प्राइमर से एग्जैक्टली सेम क्यों नहीं आता, क्योंकि इनके जो कैरेक्टरिस्टिक ग्राफ्स है ना वो लीनियर नहीं है कि एग्जैक्टली सेम होगा, है ना, वो ग्राफ कुछ ऐसे आता है, डिफिकल्ट टू ड्रॉ। इनके जो ग्राफ होता है ना, इनके जो ग्राफ होता है वो पता कैसे आता है, ये देखो ऐसे। अब अगर मान लो यहाँ पे अगर मान लो तुमको बीटा डीसी चाहिए, सपोज मैंने आईसी और आईबी को प्लॉट किया, सपोज मैंने आईसी वर्सेस आईबी को प्लॉट किया सपोज, तो देखो बीटा डीसी क्या होगा, बीटा डीसी विल बी दिस, ये प्लॉट है, ये हो गया बीटा डीसी। अब मैं ज्यादा मार्किंग करूंगा तो समझ में नहीं आएगा, ये हो गया बीटा डीसी, लेकिन अल्फा बीटा डीसी हो गया, दैट इज आईसी बाय आईबी, आईसी बाय आईबी, ये हो गया बीटा डीसी। लेकिन अगर तुमको बीटा एसी चाहिए तो क्या होगा ना, बीटा एसी हो गया ये वाला स्लोप, ये टेंजेंट हो गया, ठीक है, ये देख रहे हो दोनों के एंगल्स देखो, दोनों के अलग आ रहे, ये वाला जो एंगल है इसका जो tan थीटा होगा वो होगा बीटा डीसी, और ये वाला जो एंगल है ये हो जाएगा बीटा एसी। तो जरूरी नहीं कि दोनों बराबर होगा, थोड़ा सा आगे पीछे होता है, मतलब कई जगह पे बीटा डीसी ज्यादा होता है, बीटा एसी कम होता है, और कई जगह पे उल्टा हो जाता है, बीटा डीसी कम हो जाता है और बीटा, जैसे इस केस में देखोगे तो यहाँ पे बीटा एसी इज लार्जर देन बीटा डीसी, बीटा एसी का देखो एंगल ज्यादा है और बीटा डीसी का देखो एंगल कम है, तो देखो इस केस में बीटा डीसी कम है और बीटा एसी ज्यादा है, बट किसी और जगह वो उल्टा भी हो सकता है, जैसे यहाँ पे देखोगे तो बीटा एसी कम हो जाएगा, ये देखो ऐसे, ये बीटा एसी हो गया, उसका एंगल कम हो गया, तो देखो इस बार बीटा एसी कम है और बीटा डीसी ज्यादा है, तो देखो ये कहना कि क्या होगा, आई डोंट वांट टू कमेंट ऑन दैट, वो डिपेंड करता है सिचुएशन के ऊपर, बट मोटा मोटा जो है दोनों को हम लोग लगभग सिमिलर लेते हैं। तो अगर मान लो लेट्स से सेम है, सिमिलर है, लेट्स से सिमिलर है तो क्या होगा, सेम यूज करो तो 20, यानी आउटपुट क्या आ गया देखो 10 टाइम्स, सॉरी 20 टाइम्स, तो जो 0.5 का सिग्नल था, 0.5 एम्पलीट्यूड का सिग्नल था, वो अब 20 टाइम्स होके 10 के एम्पलीट्यूड का सिग्नल आ रहा,
यानी ये जो आउटपुट आया इसमें एक डीसी पार्ट है, एक एसी पार्ट है। डीसी पार्ट को फिल्टर कर लो भाई यूजिंग ए कैपेसिटर, क्योंकि कैपेसिटर ब्लॉक्स अ डीसी सिग्नल, याद है ना। तो उसके बाद क्या होगा, एसी वाला पार्ट रह जाएगा, एसी वाले पार्ट का क्या होगा, 10 साइन ओमेगा ये वाला। तो देयरफॉर आप यहां से लगा जो भी है समझ जाओ इस तरीके से। देन इसका जो एम्पलीट्यूड होगा, इसका जो एम्पलीट्यूड था वो था 0.5, लेकिन इसका जो एम्पलीट्यूड हो गया 10। तो देख रहे हो जो आईसी वाला पार्ट है उसमें देखो एक फ्लक्चुएटिंग आउटपुट आ रहा है विद एम्पलीट्यूड 10। नाउ यू माइट से कि अगर मान लो एम्पलीट्यूड बढ़ गया है, यानी सिग्नल, यहाँ पे जो सिग्नल था वो वीक था, यहाँ पे जो सिग्नल था वो वीक था, और यहाँ पे जो आउटपुट आएगा कलेक्टर वाले साइड में इसका स्ट्रांग है, तो फिर ये तो कुछ बढ़ गया। कैसे बढ़ गया? बढ़ गया इसलिए क्योंकि यहाँ पे जो करंट एक्स्ट्रा हो गया ना, ये कौन ड्राइव कर रहा है, ये वाला। और देखो कलेक्टर करंट ज्यादा है, यानी पता क्या होगा, कलेक्टर का बैटरी ज्यादा यूज हो जाएगा, कलेक्टर वाला बैटरी ज्यादा यूज होगा। तो देखो लेट्स से अगर दो बैटरीज तुमको यूज करना है ना, तो यूज अ मोर पावरफुल बैटरी आउटलेट एंड अ लेस पावरफुल बैटरी आउटलेट। क्यों? क्योंकि हमें कलेक्टर साइड में करंट बढ़ाना है, सिग्नल बढ़ाना है, उसका एम्पलीट्यूड बढ़ाना है, तो देखो उसमें एनर्जी भी ज्यादा चाहिए। एनर्जी को बार कैसे बढ़ाओगे, है या नहीं? सो देखो टू गिव दैट एक्स्ट्रा एनर्जी, देखना जो बैटरी है वो कलेक्टर वाला साइड जल्दी खत्म होता है। तो वी नीड therefore to improve the signal strength, to increase the signal strength, therefore to, इसको हम लोग बोलते हैं एम्प्लीफिकेशन, इसको हम लोग बोलते हैं एम्प्लीफिकेशन, एम्प्लीफिकेशन। तो हम लोग बोलते हैं करंट एम्प्लीफिकेशन। तो करंट एम्प्लीफिकेशन क्या होता है? I output by I input, और I output क्या है? कलेक्टर, और I input बोलते क्या है? बेस। इनपुट तो बेस में डाल रहे हैं, आउटपुट कलेक्टर में निकाल रहे हैं। तो IC by IP थोड़ी देर पहले मैंने बताया था ना, ये बीटा होता है। अब अगर तुम बोलोगे AC करंट एम्प्लीफिकेशन तो बीटा AC, DC करंट एम्प्लीफिकेशन तो बीटा DC। अब वो तुम्हारे ऊपर है, तुमको क्वेश्चन में क्या पूछना है, ठीक है। तो ये हो गया एम्प्लीफिकेशन, इसको बोलते हैं करंट एम्प्लीफिकेशन। कॉमन एमिटर में हम लोग बीटा को लेते हैं एज कॉमन करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर, तो इसको हम लोग बोलते हैं इन केस ऑफ कॉमन एमिटर बीटा is taken as the current amplification इसको एक और शब्द से भी जाना जाता है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड करेंट गेन, ठीक है, ऑल्सो कॉल्ड करेंट गेन। इसका सिंबल है IG, सो देयरफॉर IG DC, तो DC करंट गेन क्या हो जाएगा, ना इक्वल टू बीटा DC इज इक्वल टू IC बाय IP। ये हो गया कॉमन एमिटर के लिए, ध्यान रखना, ठीक है ना। सो वी आर डिस्कसिंग ओनली कॉमन एमिटर। और IG AC यानी AC करंट गेन या AC करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर, वो क्या हो जाएगा, ना इक्वल टू डेल्टा IC बाय डेल्टा I। ठीक है, देखो डेल्टा IC बाय डेल्टा, ये होता है करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर। अब क्या है, ये होता है कॉमन एमिटर। कॉमन बेस में लेकिन करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर जो यूज होता है अल्फा। तो कॉमन बेस ये दो ही आता है, कॉमन बेस का और कॉमन कलेक्टर का। कॉमन कलेक्टर इज मोर कॉम्प्लेक्स, तो उसका एनालिसिस हम लोग नहीं करते हैं। कॉमन बेस के लिए क्या होता है, द करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर इज इक्वल टू आउटपुट बाय इनपुट, तो उसमें हो जाता है
IC by IE, and that is called as alpha. Now you might say, अभी तो आप बता रहे थे कि IC is less than IB, sorry IE, तो ये इसका तो वैल्यू अभी आप बता रहे थे कि 0.99 के आसपास आता है, 0.98, 0.99 इस तरीके से. बिल्कुल बात सही है. इसलिए अपने दिमाग में से एक चीज तो निकाल दो, क्या कि करंट गेन का मतलब जैसे करंट कुछ बढ़ गया, ऐसा कुछ नहीं है. करंट गेन इज जस्ट अ रेशियो ऑफ द आउटपुट अपॉन इनपुट, दैट्स इट. आउटपुट कम भी हो सकता है, आउटपुट ज्यादा भी हो सकता है, आउटपुट बहुत ज्यादा भी हो सकता है, आउटपुट बहुत कम भी हो सकता है. ये डिपेंड करता है कि तुमको तुम्हारा पर्पस क्या है. सी यू अंडरस्टैंड द पर्पस बिहाइंड ऑल दिस थिंग्स. जैसे एम्पलीफायर का यूज क्या है ना, मान लो मेरे पास एक छोटा सा म्यूजिक सिस्टम है और उसको मैं यूज करके डेस्क चलाना चाहता हूं जो बिल्कुल डीजे वाला फील आ जाए. अब ऐसे में कम वॉल्यूम ऑफ साउंड से तो चलेगा नहीं, ऐसे में वॉल्यूम को बढ़ाना पड़ता है. वॉल्यूम बढ़ाने का मतलब क्या होता है ना, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो करंट होता है वो बढ़ाना. तो हमें करंट हायर साइड में चाहिए, तो हमने कॉमन एमिटर और ले लिया और कलेक्टर साइड में आउटपुट डाल दिया. तो कलेक्टर करंट ज्यादा होता है तो उधर क्या होगा ना, आउटपुट कर देंगे. तो दैट्स व्हाट इज डन इन केस ऑफ अ कॉमन एमिटर एम्पलीफायर सर्किट. ये एम्पलीफायर नाम क्यों है, क्योंकि करंट एम्पलीफिकेशन हो रहा है. इस केस में करंट बढ़ रहा है. कल को अगर करंट घटेगा तो भी हम उसको एम्पलीफिकेशन ही बोलेंगे. फर्क क्या है ना, अगर करंट बढ़ता है तो ऑब्वियसली एम्पलीफिकेशन फैक्टर विल बी मोर देन 1, और अगर करंट घटता है क्योंकि आउटपुट बाय इनपुट होता है, then that case amplification factor will be obviously less than 1. So that's precisely what is going to happen in such cases. ठीक है ना. ओके, तो ये हो जाएगा करंट एम्पलीफिकेशन इन केस ऑफ कॉमन बेस. अब हम बेस का डिस्कस करते हैं. तो क्या होगा, आई ऑफ बाय आई, तो इसी का अल्फा होगा. तो इन कॉमन बेस अल्फा is taken as the current amplification factor, और क्या also called current gain यानी IG. तो IG DC क्या हो जाएगा, अल्फा DC यानी IC by IE, और IG AC क्या हो जाएगा ना, अल्फा AC is equal to delta IC by delta I. देखो ये सारे तमाम चीजें हैं. ओके, ये एसी के लिए क्या होगा ना, चेंज का रेशियो, उस समय का जो ग्राफ है उस हिसाब से चेंज का रेशियो. Now other than current amplification factor we have also something called as voltage amplification factor या voltage gain. अब वो कैसे, तो उसके लिए पहले मैं एक काम करता हूं, ये मैं मिटा देता हूं, फिर से एक बार कॉमन एमिटर सर्किट को ड्रॉ किया जाए. ठीक है ना. तो कॉमन एमिटर सर्किट को ड्रॉ करता हूं दोबारा, क्योंकि हम लोग का सिलेबस में कॉमन एमिटर ही है. ये तो कर्सरी नॉलेज के लिए बता दें हमने, ये कॉमन एमिटर. ठीक है ना, ये आ गया. अच्छा, जो बेस साइड होता है ना उसमें एक रेजिस्टेंस यूज किया जाता है, that will be called as RB, that is base side resistance. Similarly कलेक्टर साइड में भी एक रेजिस्टेंस होगा, that will be called as RC. अब इनका भी रेशियो बनेगा कुछ ना कुछ, RC by RB. तो RC by RB will be equal to called as अब समझ में आया ना. अब बताओ दो रेजिस्टर्स है, इसमें गेन और लॉस क्या होता है, कुछ नहीं, मैंने पहले ही बोला, इसलिए मैं एम्फसाइज किया कि गेन इज जस्ट अ रेशियो. डोंट गेट स्वेड बाय दिस फैक्ट कि गेन मतलब जैसे एज इफ कुछ फायदा सा हो रहा है, कोई फायदा नुकसान की बात नहीं हो रहा है. गेन इज जस्ट अ रेशियो. आउटपुट साइड अपॉन इनपुट साइड, चाहे करंट हो, चाहे रेजिस्टेंस हो, चाहे वोल्टेज हो, चाहे पावर हो, तो इट बी कॉल्ड एज गेन.
तो हम लोग डिफाइन करते हैं व्हाट इज कॉल्ड एज आरजी इज इक्वल टू रेजिस्टेंस गेन इज इक्वल टू आरसी बाय आरबी। नाउ यू माइट से आरसी बाय आरबी क्यों? क्योंकि कलेक्टर साइड में हम लोग आउटपुट निकालते हैं, और आरबी इसलिए क्योंकि बेस साइड तो पता ही है, इनपुट हम देते हैं बेस साइड में और कलेक्टर साइड में आउटपुट आता है। तो ये हो गया रेजिस्टेंस गेन। अब देखो, जैसे इसमें हम लोगों ने करंट गेन पढ़ा, इसमें भी इसमें हो गया रेजिस्टेंस गेन। रेजिस्टेंस गेन में कोई एसी डीसी नहीं, रेजिस्टेंस गेन एक ही होता है, क्योंकि रेजिस्टेंस जो है ना एसी और डीसी में कोई डिफरेंशिएट नहीं करता, फर्क नहीं करता। पर अब आएगा वोल्टेज गेन। वोल्टेज गेन दो होगा, तो वोल्टेज गेन का मतलब क्या होगा? V आउटपुट बाय V। अब V आउटपुट क्या होगा? ICRC है ना, करंट इनटू रेजिस्टेंस, ICRC ये वाला, इसका वोल्टेज ICRC अपॉन IBR। अब IC बाय IB तो थोड़ी देर पहले आया था। IC बाय IB क्या होता है? करंट गेन। करंट गेन इन केस ऑफ कॉमन एमिटर IC बाय IB, so that is equal to IC by IB। अब बताओ IC by IB क्या होता है? यही तो था करंट गेन, है ना? तो therefore VG is equal to IG, यानी करंट गेन IC by IB into RC by RB। RC by RB, RC by RB को बोलेंगे रेजिस्टेंस गेन, तो ये देगा RC। ठीक है, तो VG इज इक्वल टू व्हाट ना, IG इनटू RG। ये हो गया वोल्टेज गेन इज इक्वल टू व्हाट ना, करंट गेन इनटू रेजिस्टेंस गेन। अरे थोड़ा सा ऑब्वियस भी है, क्यों? क्योंकि देखो वोल्टेज क्या होता है? करंट इनटू रेजिस्टेंस, तो वोल्टेज गेन क्या होगा? करंट गेन इनटू रेजिस्टेंस गेन, देयर इज नथिंग abnormal। तो ये हो गया सर्किट। अपार्ट फ्रॉम वोल्टेज गेन वी आल्सो हैव समथिंग कॉल्ड एज पावर गेन। पावर गेन भी होगा ना फिर। पावर क्या होता है? आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर, तो देयरफॉर वी आल्सो हैव कॉल्ड एज पावर गेन। अच्छा, इसमें भी दोनों होंगे, एसी भी होगा डीसी भी होगा, तो देयरफॉर अगर मैं लिखता हूं वोल्टेज गेन एसी या वोल्टेज गेन डीसी, ये हो जाएगा IGDC इनटू RG, यानी बीटा DC इनटू RG। ये सब ऑब्वियस है, इसमें कोई नया कुछ नहीं। सिमिलरली देयरफॉर एंड वोल्टेज गेन AC इज इक्वल टू वोल्टेज गेन AC इज इक्वल टू बीटा AC इनटू RG। तो बीटा AC मतलब हो गया करंट गेन AC वाला इनटू रेजिस्टेंस गेन। आई थिंक दैट्स ऑब्वियस। लास्ट में आता है व्हाट इज कॉल्ड एज पावर गेन। जैसे वोल्टेज गेन होता है ना, ऐसे होता है पावर गेन। तो PG यानी इक्वल टू इज इक्वल टू ऑब्वियसली पावर आउटपुट में पावर इनपुट। तो पावर आउटपुट क्या होगा? I स्क्वायर R यानी इक्वल टू IC स्क्वायर RC बाय IB स्क्वायर R इज इक्वल टू IC बाय IB का होल स्क्वायर। अब IC बाय IB क्या होता है? इज नथिंग बट बीटा DC, बीटा अगेन, तो इज इक्वल टू व्हाट? बीटा स्क्वायर RC। एंड ऑब्वियसली देन क्या होगा? द पावर गेन
DC will be equal to beta square DC into RG, and power gain AC will be equal to beta AC square। देखो ये सारा फॉलो थ्रू होता है। अब देखिए एक चीज और कि एसी वाला जो पावर गेन होगा वो बहुत ज्यादा होगा, क्योंकि देखो बीटा ऑलरेडी 20 टाइम्स है मिनिमम अराउंड, तो पावर गेन समझ रहे हो 400 गुना। चलो रेजिस्टेंस गेन हो सकता है कि थोड़ा कम कर दे, उसको डिपेंड करता है कि रेजिस्टेंस का कैसे है। मान लो रेजिस्टेंस अगर 110 की हो आरजी मतलब, तो भी तो 400 बटा यानी 40 गुना पावर। यानी समझो ये वाला बैटरी बहुत ज्यादा पावर कंज्यूम करता है। सो दिस बैटरी फिनिशेस वेरी क्विक, ये बहुत ही क्विकली फिनिश हो जाता है, ठीक है ना। ये वाला बैटरी कौन सा, ये वाला, और ये फिनिशेस स्लोली। यानी जब तुम इस सर्किट का डिजाइन करोगे ना, तो यहां पे तुमको तगड़ा बैटरी यूज करना पड़ेगा और यहां पे तुमको हल्का बैटरी यूज करना पड़ेगा। दैट्स व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ थिंग्स दैट इज गोइंग टू हैपन, ठीक है ना। चलो ठीक है, तो आज हम लोग इतना ही करेंगे। थोड़ा सा टॉपिक हड़बड़ी में ही करा है मैंने, क्योंकि इसको खत्म भी करना था। तो लाइक इसके ऊपर ना मेनली तो देखो बीटा अल्फा और ये सब गेन में इसी पे क्वेश्चन आएंगे। एक आध और रिलेशनशिप्स है जो कि हम लोग कल कंप्लीट कर देंगे, ठीक है ना। तो कल इस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे और इसके ऊपर जो इसके जो यूजेस वगैरह है यू नो ट्रांजिस्टर का एंड ऑल, दैट आल्सो विल डिस्कस टुमारो, ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही, फिर हैव अ गुड डे, बाय बाय।